वाला काम था ना, उसको हमने इस तरह लेके चले थे कि सबसे पहले हमने कहा था जी कि एक किराएदार से हम एडवांस ले लें। एडवांस की दो शक्लें थी, एक एडजस्टेबल और एक नॉन एडजस्टेबल था। या ये कह लीजिए कि एडजस्टेबल वो था जिसकी दो शक्लें थी। एक तो सिंपल था जिसके अंदर आप पहले ही चंद माह में या मंथ्स में उसको कवर कर जाते, और दूसरा वो था जो लमसम में आता है, यानी लमसम जो आपको फर्स्ट ईयर अमाउंट मिलती है उसके अंदर इकट्ठी लमसम अमाउंट में आता है, और वो कहता है कि अगले 3 साल के लिए एडवांस। ऐसी सूरत में आपको जितना एडवांस मिला है उसको उतने साल पे डिवाइड करना होगा। 1 साल कम करके जो करंट ईयर है बाकी को माइनस कर देना है, क्योंकि वो इस साल का एडवांस नहीं है, वो अगले साल का एडवांस है। कि फर्ज करें इसको डिवाइड करने से अमाउंट आती है डेल्टा, तो इस डेल्टा को आपने जितने साल बचे हुए उतने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर ये 3 साल के लिए तो 2 साल तक का जो हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगले 2 साल का है, इस साल का एडवांस वो है जिसको आपने माइनस नहीं किया। बस आगे जब साल चलते जाएंगे किराया खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा और वो एडवांस उसमें से निकलता जाएगा। अब बच्चों बात ये आ गई कि जो नेक्स्ट एडवांस था ना, उसके अंदर जो सूरत हाल बनी थी वो ये थी कि एक ऐसी सूरत हाल हो जबकि आपको एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस मिले। अब ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस इज वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, जिसके अंदर किराया नामा जो लिखा जाता है वो तो हर साल हम रिपीट हो रहा होता है, लेकिन जो हमारा निजाम है वो पता है क्या कहता है? हमारा निजाम ये कहता है, जिसमें पर्टिकुलरली आपका जो है वो आप ये कह लीजिए कि जो हमारा कोर्ट का निजाम है, जो हमारा ओवरऑल निजाम है, उन्होंने एक अंदाजा लगाया। ये अंदाजा लगाया कि ये निजाम कितने कुछ साल तक चल जाता है, यानी हाउ मेनी इयर्स इट्स प्रोलॉन्ग। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो निजाम है ना ये तकरीबन 10 साल तक चल जाता है। यानी अगर एक एडवांस लिया जाए तो एडवांस कमो बेश 10 साल इंसान एक मकान में गुजार जाता है अगर वो सेटल हो जाए। उसकी वजह कि उसने किराए पे मकान ले लिया, नॉन एडजस्टेबल एडवांस दे दिया, अब उसके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ना शुरू हो गए, शुरू हो गए, तो अंदाजा यही है कि 10 साल से पहले अब ये किस्सा खत्म होने वाला नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए बात ये है कि अगर ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस तुम्हें आया है तो कमोबेश हमारा अंदाजा है कि ये 10 साल तक तुम्हारे पास रहेगा। मान लिया कि अगर ये कोई 10 लाख की अमाउंट है तो 10 लाख की अमाउंट तुम्हारे पास आई हुई है 10 साल के लिए, पर 10 साल बाद तुम इसे वापस कर दोगे, लेकिन 10 साल ये तुम्हारे पास रहेगी। और 10 साल में अगर तुमने इससे मुर्गियां भी खरीदी हुई तो भर के बकरियां बनेंगी, भैंसें बनेंगी, ऊंट बनेंगे, वो तो हाथी बन जाएंगे। यानी 10 साल में तो ये कारोबार स्टैब्लिश हुआ होगा, तो तुम्हें एक बेनिफिट मिल रहा, तुम्हें एक, लिहाजा हम इस पे क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। समझे बात की? कि अगर तुमने 10 लाख लिया है तो हमारा अंदाजा ये उसने बच्चे स्कूल दाखिल करा दिए, बेटी को कॉलेज दाखिल करा दिया, अब जब तक वो MBBS नहीं करती, CA नहीं करती, इंजीनियरिंग नहीं करती, वो बच्चा जो हाई स्कूल पूरा नहीं करता, वो जाएगा ही नहीं। 10 साल तुम्हारे पास भी पैसे कम, और 10 साल में तुम इतना कमा लोगे, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। अब जब टैक्स लगाने की बारी आई तो मालिक मकान ने रोना शुरू कर दिया। यानी मैं 10 लाख का बेनिफिट अगले 10 साल में साबित करूंगा। भी अंडे लिए, मुर्गियां बननी है, फ्री जा कुछ बनना है ना, आपने पहले हाथी कैलकुलेट करके बैठ गए, और हो सकता मुर्गी मर जाए मेरी पहले में, तो आप इतने लंबे चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने फिर क्या किया? वो कहता वो भी नहीं माना, तो मैं इकट्ठा देने को तैयार नहीं हूं। फिर तय हुआ कि ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, अगर 10 साल का अंदाजा है तो तुम ऐसा करो, इसको 10 पे डिवाइड करके ना अब हर साल इसका 10वां हिस्से पे टैक्स देते, हर साल इसके 10वें हिस्से पे टैक्स देते, हर साल इसके
10वें हिस्से पे टैक्स है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये बात कुछ मानने में आती है कि ठीक है जनाब, हम 10 साल का ना हिसाब कर लेते। अब जब वो 10 साल का हिसाब शुरू हुआ ना, तो फिर उसके हिसाब से एक सवाल आया पेपर में कि मिस्टर उमर रेंटेड आउट हिज हाउस टू मिस्टर बकर, और कब दिया? 1 सितंबर 17 को मंथली रेंट तय हुआ 80,000 और द फेयर मार्केट रेंटल वैल्यू थी 90,000। पहला रेफर तो ये पड़ गया कि क्या हमें एक्चुअल वैल्यू लेनी है या रेंटल वैल्यू लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, हमें इसमें से हायर ऑफ लेनी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जी रेंट रिसीव्ड लिया जाएगा। तो रेंट रिसीव्ड है 80,000 और फेयर मार्केट वैल्यू रेंट है 90,000 और हमें लेना है हायर ऑफ दोनों में से, तो हम ले लेंगे 90,000। अब मसला ये आता है कि ये बंदा पूरा साल नहीं बनता, इसका पूरा साल ये आया है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को आया है तो जुलाई गुजर चुका है, अगस्त गुजर चुका है। अब इस साल की अगर टैक्स ईयर 2018 की बात आप कर रहे हैं तो टैक्स ईयर 2018 शुरू हुआ जुलाई, यानी शुरू हुआ 1 जुलाई 2017 को और खत्म हुआ जाके 30 जून 18 को। तो ये बंदा पहले महीने यानी कि जुलाई में ये यहाँ नहीं था, अगस्त में ये यहाँ नहीं था, ये आया है सितंबर में। इसका मतलब है पीछे साल के 10 महीने रह गए थे, पीछे साल के 10 महीने रह गए थे और 2 महीने ये तो यहाँ था ही नहीं, तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा 9 लाख रुपया। ये अंदाजा रहे कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्योंकि कोई और रकम इसमें वो यकीनन नहीं देगा, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में जाने वाली है। अब जाहिर है आप चाहेंगे कि इसके ऊपर रिपेयर भी मांगा जाए, जाहिर है रिपेयर ला का हिस्सा है, तो वो कह चुका है कि आप जो रिपेयर निकालेंगे वो नहीं, जो भी आप रेंटल इकट्ठा करेंगे, अमाउंट इकट्ठी करेंगे, उसका 1/5 ना मैं आपको दे दिया करूंगा एज आ रिपेयर अलाउंस। अब रिपेयर अलाउंस जो है अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको 90 को 1/5 से, ठीक है, तो वो कहते हैं ये नहीं, एक्चुअली यूं नहीं बात बनेगी, वो कहता है अभी नहीं, आप जल्दी में। क्यों जल्दी में? कि भाई तुमने वो जो 10 लाख लिया उसका भी तो पहले हिसाब करो ना, 10 लाख का भी क्या करो, 6 लाख हिसाब करो। 6 लाख लिया, अच्छा 6 लाख लिया, सॉरी वो तो मैं बहस में कह रहा था वैसे। तो 6 लाख जो लिया है उसका भी तो हिसाब करो ना। तो जो 6 लाख लिया है इसको मैं कहता हूं अनएडजस्टेबल एडवांस। अब जो अनएडजस्टेबल एडवांस है वो 6 लाख है। अब जो 6 लाख अनएडजस्टेबल है वो हो गया तुम्हारा 10 साल के लिए। तो 10 साल का मतलब इसको 10 पे डिवाइड करो, 10 पे डिवाइड करो। अच्छा ये जो साल पहला होगा ना, 6 का हो 7 का हो, साल काउंट हो जाएगा, चाहे वो यूज आधा साल हो, हम साल काउंट करेंगे नॉन एडजस्टेबल एडवांस की सेंस में, क्योंकि लॉ में उसके लिए कोई ब्रेकअप नहीं दिया जाता, क्योंकि महीने थोड़े हो तो घटा लेना, ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं। तो लिहाजा कितना बन गया 60,000। तो कहता है एक्चुअल किराया जो तुम्हें आया ना वो ये आया है, कितना 9,60,000। यानी किराया वो नहीं जो एग्जैक्ट आया था, जहां जल्दी से जाके 1/5 लगा दी, नहीं वो नहीं, क्या अनएडजस्टेबल एडवांस भी उसके अंदर एड अप करो, फिर सही किराया आएगा। और अब आगे रेंटल अमाउंट, अब करेंगे लेस डिडक्शंस, लेस यानी इससे पहले डिडक्शन किसी ने की तो उसको स्तूत की सोटी पे उसाका की टेप चढ़ा के तो फेंटी पड़ेगी। अब हम ऐसा करते हैं,
यहाँ पे जरा ना कलर चेंज कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल में ना जब तक रंगबाजी ना होए मजा नहीं आता। अच्छा चले, अब बच्चों क्या आ गया जी, रिपेयर अलाउंस। तो रिपेयर अलाउंस जो है बच्चों वो बन जाएगा आपका कितना, 1/5 हमें अलाउ है, वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9,60,000 के साथ, तो ये रिपेयर अलाउंस आ गया जी। ये बनता है 1,60,000 मेरे पास आ रहा था, चलो 1,92,000 वो और होगा, वैसे लिख लिया होगा मैंने। चलो अब ये होगा इससे माइनस, तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई। वैसे क्या लिखा हुआ, टोटल टैक्सेबल इनकम लिखा हुआ है, यहाँ उसने क्या लिखा है, टैक्स लायबिलिटी निकालो। हाँ बस एक हेड मांगा हुआ, यानी ना ये सवाल लंबा होगा, इसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी का भी हिस्सा होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी हिस्सा होगा, और उसके अंदर ये एक पार्ट होगा सिर्फ जो हम सॉल्व कर, ठीक है। अच्छा, और इसको कैसे सॉल्व किया होगा हमने, W1 W2 इसकी वर्किंग में साइड पे जाके सॉल्व करके जाके वापस रखना होगा। अच्छा बच्चों, तो अब ये कितना आ गया, 7,68,000। सिंपल। अब लॉजिक समझ आई कि कहानी है क्या। कहानी तो सिंपल इतनी सी है कि जी एक किराएदार आया है, उसने नॉन एडजस्टेबल एडवांस दे दिया है 6 लाख, अंदाजा ये कि 10 साल हमारे पास रहेगा, तो 10 साल रहेगा तो 10 साल 6 लाख तुम्हारे पास रहेगा, तो इसमें टैक्स दो। तो क्या तुम इस 6 लाख से हो सकता है कोई बिजनेस कर लो, उससे और कमाओ, तो बेनिफिट तो तुम्हें जा रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं मैं तो कमा के फौरन तो नहीं कमा लूंगा ना, मुझे भी तो वक्त लगेगा। तो कहते हैं ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, तुम इसे 10 में डिवाइड कर लो, 10 साल तक टैक्स देते रहना, ठीक है। अब ला देखते हैं, मैंने आगे लिखा है कि पीछे लिखा है, पहले लिखा है। अच्छा ये ला ने एक शीट में पढ़ा रहा हूं। If an owner receive a non-adjustable advance from a tenant, charge under the head of income from property, the charge in current year, ये करंट ईयर था ना, एंड अपकमिंग 9 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो सिंपल कहते हैं ना, if an owner of property receive a non-adjustable advance from tenant, will divide into the 10 parts, and this year and upcoming 9 year will deduct in equal proportion. सर अगर वो 10 साल से पहले छोड़ दे तो जितने साल है उस पर डिवाइड करें। हाँ ये एक मसला बड़ा अच्छा इन्होंने बताया मुझे। हाँ जी, अब ऐसा करते हैं, इसकी ना सूरतें बना लेते हैं। यानी देखिए हम इंसान है, जितनी वो हमें समझ आती है हम उतनी बना लेते हैं, बाकी तो तुम्हें पता है कि सही सूरतें तो अल्लाह ही बना सकते हैं। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी 3 सूरतें बना लेते हैं। एक तो हमें समझ आ गई है ना, नॉन एडजस्टेबल एडवांस। पहली सूरत ये कि वो बंदा आया और मेरी तरह को मलंग आदमी था, जहां बैठा वहीं बैठा रह गया 10 साल। शरीफ आदमी, ना कॉलेज बदला ना घर बदला, वहां का वहीं बैठा हुआ। अच्छा बच्चों, तो 1 टेनेंट स्टे, मैं इसको यानी ये मैंने केस बनाया है, ये थ्योरी का हिस्सा नहीं है, ये समझो मेरे समझाने का तरीका है। 1 टेनेंट स्टे, वो स्टे कर। दूसरा हो सकता है कि टेनेंट लेफ्ट 10 ईयर, टेनेंट लेफ्ट बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल से पहले ही छोड़ जाए, फिर क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन अ सेम ईयर 1 टेनेंट या ओल्ड टेनेंट लेफ्ट एंड न्यू इन, पुराना चला गया और नया इन हो गया। जिंदगी में ऐसे होता है, आगे चल के आप देखेंगे चीजें बड़ी तेजी से चलेंगी। क्या आपकी जिंदगी में कोई तेजी से आएगा? अल्लाह ना करे, अच्छी बात नहीं है, खानदानी लोग हैं आप लोग। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि 1 टेनेंट स्टे, ये तो हो गया, ठीक है, और एक टेनेंट छोड़ के चला गया। अब क्या करें? अब जब छोड़ के चला गया ना, तो उसका सवाल हमने अलहदा से बना लिया, उसका सवाल हमने
अलहदा से बना लिया और वो कानून की दूसरी शिक आ गई। पहली शिक तो समझ आ गई थी, कौन से वाली? वन टेनेंट स्टे वाली सिचुएशन थी कि एक टेनेंट आ गया आपके घर में और वो आपको नॉन एडजस्टेबल एडवांस दे दिया। टेनेंट केम एंड गिव यू अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस, यू विल डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल प्रोपोर्शन एंड डिडक्ट 1 करंट ईयर एंड 9 कंसेक्यूटिव ईयर इन फ्यूचर। बट हियर इज अ सिचुएशन, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बिफोर एंड ऑफ 10 years, 10 साल से पहले कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो फिर क्या होगा? द ईयर इन विच रिफंडेड, जाहिर है रिफंड आप तो पूरा देंगे, टैक्स आपने दिया 60,000 रुपए, ये नहीं कि जब देने लगे और यार होता मैं टैक्स देता आया था उन दिन 5,40,000 जाएगा। क्या ख्याल है? वो हमारा और IFPR का मामला है, उसको तो पूरे ही देना है। लेकिन जिस साल तुमने वापस किया है ना, उस साल वो कहते हैं नो पोर्शन ऑफ अमाउंट इज एलोकेटेड टैक्स। उस साल तुमने टैक्स नहीं देना, जा तुझे माफ किया, उस साल तुझे टैक्स नहीं देना। किस पे नहीं देना? पूरी प्रॉपर्टी पे? नहीं, वो अमाउंट उस साल ऐड नहीं करनी, जितने किराए देखेगा उस पर टैक्स नहीं देना है। अच्छा, और इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, अब यानी इस साल भी नहीं देना और अगले आने वाले साल भी नहीं देना क्योंकि वो चला गया है, घर तो खाली पड़ा है। क्या ख्याल? अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल का केस क्या बनता है? ऐसी सूरत हाल का केस ये बनता है कि मिस्टर उमर रेंटेड आउट हिज हाउस टू मिस्टर बकर, सेम रेट, द मंथली रेंट कितना? 80,000, फेयर मार्केट वैल्यू 90,000। इन एडिशन टू मंथली रेंट, बकर आल्सो पेड नॉन एडजस्टेबल एडवांस ऑफ 6 लाख एंड मिस्टर बकर वेकेटेड हाउस 31 जनवरी 2009। और वो कहता है एस्टिमेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2018, 2019, 2020। अच्छा, ये 3 साल का करेंगे तो ही बात समझ आएगी ना। तो एक एक करके करते हैं। पहले करते हैं टैक्स ईयर 2018। 2018 का तकरीबन हम पहले कर चुके हैं। वो क्या कि रेंट आया था जिसके अंदर हमने ली थी फेयर मार्केट वैल्यू। अब मैं पूरी तफसील नहीं लिख रहा, तो वो आई थी 90,000 और 10 महीने थे और हमने मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, 9 लाख बन गया। ठीक है, उसमें से नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी आया था और वो आया था 6 लाख। 6 लाख को हमने 10 पे तकसीम कर दिया था तो 60,000 हमने ये ऐड कर दिया, ये आ गया था 9,60,000। इस पर हमने रिपेयर मांगा था। रिपेयर जो था डिडक्शन अलाउंस है हमारा, ठीक है ना, सॉरी डिडक्शन है, और वो है 1/5 किसका? 9,60,000 रुपए का। और वो आया था मेरे पास 1,92,000 और मैंने इस पे जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया 7,68,000। ये आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम किस साल के लिए? 2018 के लिए। यहाँ ऊपर लिखा था ना यार टैक्सेबल इनकम, बस इतना लिख देते। ठीक हो गई बात? 19 आ गया। अब टैक्स ईयर 2019 जब आया ना, तो अब जो रेंट रिसीव हुआ जिसके अंदर हायर ऑफ लिया हमने, हायर ऑफ लिया, तो ये आ गया 90,000। अब मल्टीप्लाई होगा 12 से क्योंकि इस साल पूरा हो रहा है, तो ये बन जाएगा कितना? अच्छा तुम आया यार, पानी की बोतल प्लास्टिक की कल उधर रह गई थी। 180 और डाल देना 9 लाख में, 10,80,000। तो 10,80,000 कोमे लगाने आते हैं ना, हर 3 के बाद कोमे लगने हैं, याद रखना है। 21 लाख 22 लाख ये जो होता है ना डबल डिजिट का लाख, इन दोनों के जो डिजिट होते हैं उनके सेपरेटर लगा होता है, बाकी 3 का इधर लग जाता है। इस तरह मेरी आसानी रहेगी आपको याद है कि 10 है ना तो उसकी एक टांग इधर होगी एक इधर होगी, 21 है तो 2 इधर 1 उधर। अच्छा तो बच्चों उसके बाद नॉन एडजस्टेबल एडवांस, और ये बिल्कुल वही एज इट इज आ जाएगा जिसको आप कहेंगे जी 6 लाख रुपया था
10 पे मैंने डिवाइड किया, ये बन गया 60,000। तो ये 60,000 रुपया जो है इसके अंदर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये बन जाएगा कितना, 11,40,000। तो देखिए 11 लाख, एक टांग इधर एक उधर, ठीक हो गई। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी ये आ गया आपको रेंटल, टोटल रेंटल, क्या कहेंगे, टोटल रेंटल। इसमें से अभी रिपेयर निकलेगा, और 1/5 होगा इसका, 11,40,000 रुपए का 1/5, ये बनेगा कितना, 2,28,000, ये निकल गया। अब ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम, कितनी बच्चों, 9,12,000, इसमें कॉमा नहीं लगेगा, 9,12,000, ठीक है। डबल डिजिट होगा तो कॉमा बीच में जाएगा, क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम। अब सिर्फ आखिरी वाला रह गया टैक्स ईयर 2020। तो टैक्स ईयर 2020 में सबसे पहले ये याद रखना है कि 2020 के टैक्स ईयर में कब छोड़ के गया मकान को, 19 को छोड़ गया। तो ये 7 महीने रहा है ना, जुलाई से शुरू कर लेना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 31 को गया था। 31 का किराया दे के क्या होगा, और वह कंजूस आदमी एक दिन भी फालतू, 31 दिसंबर 12 बजने में 2 मिनट पर चाबी दी, यही बात है। अगला दिन किराया चढ़ जाता था, बड़ा सियाना आदमी। तो ये बच्चों इसने दिया, रेंट रिसीव हुआ में वही फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक, फेयर मार्केट वैल्यू 90,000 रिसीव हुआ, 7 महीनों तक रिसीव हुआ। ये कितना बन गया, 6,30,000 के 20, 30,000, ये हमें रिसीव हुआ। इस साल जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है ना, इसका कुछ नहीं हमने डालना, क्यों, ये इस साल हमने रिटर्न किया है। तो जिस साल हम रिटर्न करेंगे उस साल इसका डैश लगेगा, उस साल इसका कुछ भी नहीं डलेगा। और इस साल हमने उसको अकाउंट से पैसे निकाले और माइनस कर दिए। अब हम 6,30,000 रुपए पे क्या निकालेंगे, रिपेयर अलाउंस निकाल देंगे। तो रिपेयर अलाउंस होगा 1/5 किसका, 630 का, ठीक है। अच्छा, अब 1,26,000, बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह आपका भला करे, ठीक हो गई बात। अच्छा, और इसके बाद क्या होगा, माइनस कर लेंगे 5,04,000, एक मिनट स्टेटमेंट कर दी, ठीक है, 5,04,000 सही, और तो नहीं कोई आ गया। ये बन गई क्या जी, टैक्सेबल इनकम। हाँ, पूछने वाला सवाल ये था कि अब इसके बाद मकान खाली है, अब क्या होगा। अब मकान खाली है तो जाहिर बात है उसका टैक्स क्यों देना, उससे तो आमदनी आ ही नहीं रही, जब आमदनी नहीं आ रही तो टैक्स भी नहीं देना, ठीक होगी बात। अब ये कानून की 2 शिकें पूरी हो गई, कौन कौन सी, एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस दे देता है, और एक वो 1 साल रहने के बाद उससे अगले साल चला जाता है। तो उस साल की ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है ना। अब पेपर में जब आएगा ना तो बाकी सारी ट्रीटमेंट के साथ साल 1 दिया होगा, तो फिर ध्यान रखना होगा, हो सकता है छोड़ने वाला साल कैलकुलेट करना पड़े, हो सकता है रहने वाला साल कैलकुलेट करना पड़े, और हो सकता है आने वाला साल सिर्फ कैलकुलेट, क्लियर। अच्छा, अब ये 2 सूरतें होगी। तो हमने कौन कौन सी सूरत कही थी आपसे, हमने कही थी वो स्टे कर लेता है, हो गया, वो चला जाता है 10 साल से पहले। अब आखिरी सूरत क्या है, एक चला गया एक आ गया। अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो तीसरी शिक पढ़नी पड़ेगी, और वो क्या है, अच्छा ये शिकें ऐड होती जाएंगी। अब हो सकता है कोई और सिचुएशन बच्चा बता दे, कल को कोई और प्रॉपर्टी वाला जाए और कहे ये भी होता, तो वो साथ ही कानूनदान बैठ जाएंगे कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में, और वो एक शिक ऐड करके असेंबली भेज दें, चलो जी अप्रूवल कर दें, हमने मजीद ऐड कर दी। इसलिए आप देखो 3 के नीचे 3A आ जाती है, 4 के नीचे 4A आ जाती है, क्योंकि जहां वजाहत रह जाती है वो दोबारा हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इफ ओनर ऑफ अ न्यू टेनेंट
इन मीन वाइल, अगर नया ऑनर आ जाए मीन वाइल जबकि एक जा रहा है, तो कहता है द रिसीव्ड अ न्यू एडवांस फॉर न्यू टेनेंट्स शुड डिडक्ट द अमाउंट रिटर्न टू प्रीवियस टेनेंट। यानी अगर आप फर्ज करें पिछले टेनेंट से मैंने लिया था 6 लाख, नए टेनेंट ने मुझे दे दिया 12 लाख, तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाऊंगा, मैं ये 6 लाख इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर। ठीक है जी। तो कहते हैं शुड डिडक्ट द अमाउंट रिटर्न टू द प्रीवियस टेनेंट हु इज लिविंग द हाउस एंड फ्रॉम द नॉन एडजस्टेबल एडवांस गिवन बाय द न्यू टेनेंट। ठीक है, वही हुआ ना बात। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एडवांस चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड चार्ज इन द करंट ईयर एंड अपकमिंग 9 ईयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा, ला लिखने में ये है लेकिन डील करने में थोड़ा डिफरेंट। अच्छा, मैं ना अब ये सवाल आपके सामने सॉल्व करता हूं, आपने ना गौर से देखना, इससे पता लग जाएगा आपको। ये वही सवाल है, उसकी सिर्फ आखिरी है ना ये वाली लाइन, ये चेंज है। मिस्टर बकर वेकेटेड हाउस, ये वही है लाइन यहां तक। दिस हाउस इज एक्वायर्ड बाय मिस्टर उस्मान ऑन मंथली रेंटल ऑफ 1,20,000 एंड मिस्टर उस्मान आल्सो गिवन अमाउंट 9 लाख। कितनी? नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अच्छा, तो मिस्टर उस्मान ने ले लिया इसको, तो ऐसा कर लेते हैं ना कि उसने वेकेट कब किया था? 31 जनवरी। तो हम कर देते हैं कि मिस्टर उस्मान आए थे 1 फरवरी को, ये ऐड कर देते हैं। जैसे कानूनदान है ना कि वो जो रह जाता बाद में ऐड कर, जैसा टीचर भी वैसे ही है, तो जो स्टेटमेंट बनाई उसमें कोई गड़बड़ है गई तो वो एडजस्ट कर लीजिए, बच्चों ने बताई। तो 1 फरवरी 2019। अब ज़ाहिर वो जब बनाएंगे ना यानी एग्जामिनर, तो उसके साथ बहुत बड़ी टीम होती है, वो इस तरह की फिर ना उसके अंदर चीजें या फ्लॉज कम से कम होते हैं, लेकिन फिर भी फ्लॉज होते हैं। वो नेक्स्ट है। अब पढ़ने और लिखने में थोड़ा फर्क आ गया। वो क्या बात यह है, मैंने 2 साल का हिसाब वही रहने देना, वो नहीं मैं अब कैलकुलेट करूँ। 2 साल का हिसाब वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो सेम है। सिर्फ मैं आखिरी साल का हिसाब चेंज करूंगा ना। अब मैं दोबारा भी लिखूं तो फायदा क्या? क्या है तो फायदा? कोई फायदा नहीं। समझ आ गई बात की, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक काम करता हूं मैं आपकी खुशी के लिए इसको हम स्लाइड को पकड़ते हैं यहां से और इसको कर लेते हैं कंट्रोल, ये वाली है ना, कंट्रोल C, और ये ना सवाल इसके आगे जाके मार देते हैं कंट्रोल V, और इसकी जो स्टेटमेंट है ना ये वाली, ये देखो, ये इसको डिलीट कर देते हैं। कैसा जादू, क्या बात हो गया ना जी मामला। लो 2 साल का हिसाब इधर आ गया। अब रह गया किसका? तीसरे साल का। तीसरे साल का हिसाब अब करना शुरू कर देते हैं नई स्लाइड। तो तीसरा साल है हमारा, इंक दोबारा भरनी पड़ेगी क्योंकि आपने मिनिमाइज किया था। तो टैक्स ईयर 2020। अब ये टैक्स ईयर 2020 में ना जो रेंट रिसीव हुआ है ना, आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। जो रेंट रिसीव हुआ है ना आपको, वो फेयर मार्केट वैल्यू था, चूंकि आपने हायर ऑफ लिया, और वो था 90,000। लेकिन ये चले गए हैं साहब छोड़ के, कब? इसका मतलब ये 7 महीने रहे। तो 7 महीने रहे, तो 7 महीने का कैलकुलेट किया था आपने, 1 मिनट, 6,30,000 आपने कैलकुलेट किया था, 6,30,000। और बाकी के जो 5 महीने ना, वो पता कौन रहा है? उस्मान साहब रहे। तो उस्मान साहब जो रहे वो रहे हैं 1,20,000 किराया देके 5 महीने। मुझे लगता है कि कोई नई नई शादी इधर खुश थे कि इन्होंने कहा दे दे 1,20,000। अच्छा, खुशी खुशी। तो 6 लाख किया आ गया। अब किराया चाहे 2 टेनेंट से आया तो है आपको, कितना बन गया? 9,00,000
30,000। अब इसमें नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया है, अच्छा 12,30,000, सॉरी 9 लाख किसी ने बोला यार, तभी मैंने लिखा है ना। अच्छा 12,30,000, बेटा जज्बाती नहीं होना, सही सही बोलना है। अब देखो रकम ही टेढ़ी कर दी पकड़ के, 12,30,000 ये आ गया इसका रेंटल। अब रेंटल आने के बाद जो टोटल नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, ला ये कहता है कि कितना आया है नॉन एडजस्टेबल एडवांस उस्मान साहब से, ठीक है 9 लाख आया है। ला ये कहता है इसमें से 6 लाख माइनस कर दें, ला ये कहता है इसमें से 6 लाख माइनस कर दें। तो हम इसमें से अगर 6 लाख माइनस कर देते हैं तो सेंस तो बनती तब 6 लाख तब कर दे, 6 लाख के टैक्स आप दे चुके होते। टैक्स की कितनी किस्तें दी हैं आपने अभी? हाँ 10 में से कितनी दी? 6 लाख की किस्तें 2 किस्तें दी, दे दिया ठीक है, 6 लाख उसको दे दिया। लेकिन आप देखें ना और करें कि आपने जो पैसे लिए हैं वो कितने हैं? 9 लाख। जो दिए वो कितने हैं? पीछे क्या आ गया? 3 लाख। बैंक में कितना पड़ा है? 6 लाख पड़ा है। टोटल कितना है आपके पास? ये 3 भी तो बैंक में चला जाएगा ना। क्या हाल है भाई? आप कहने नहीं उसके 9 में से ना आपने 6 दे दिया, आवाज 3 है, तो भाई वो 6 भी तो अभी तुम्हारे पास ही है ना। लेकिन इस 9 लाख में से कितने का टैक्स दिया? ईमानदारी से बताओ अभी तक से। 2 किस्तें दी, लिहाजा ये 9 लाख में से तुम 2 किस्तें सिर्फ निकालोगे, कितने कितने की? 60,000 की। एक आपने पे की थी टैक्स ईयर 2019 में 18 में, और एक की थी टैक्स ईयर 2019 में। 2 किस्तें दी थी, बाकी अभी किस्तें बाकी हैं। तो 1,20,000 माइनस करें 680। अब 680 को डिवाइड करो 10 पे, 780 सॉरी, तो 780 को 10 पे डिवाइड करो, कितना बन गया जी? 78,000 ना। अब 78,000 रुपया आ गया तुम्हें, ये बन गया तुम्हारा क्या? टोटल रेंट। कितना बन गया? 13 लाख है, 13 लाख 8,000, 8,000 ठीक है जी, 13 लाख और 8,000 ठीक है। अब इसका 1/5 रिपेयर 13 लाख 2,61,600 ठीक हो गई जी बात। ये माइनस कर दो, ये टैक्सेबल आ गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी? 46,400 ठीक हो गई जी बात। अच्छा अब स्टूडेंट सोच सकता है कि यार एडवांस आया था उधर से 6, वो 6 दे दिया, लेकिन उस 6 में से जो 6 है अभी भी तुम्हारे पास वो 6 है, उसमें से कितना टैक्स दे चुके हो? 2 किस्तें दे चुके हो, 60,000 वो माइनस कर लो। अब जो रिमेनिंग रह जाएगा, अच्छा ये 1 साल और बाद हुआ था वाकया, तो फिर 3 किस्तें हो जाती, यानी फिर 1,80,000, और अगर 4 साल खत्म, फिर तो सही हाल हो गया, फिर नए सिरे से फिर वो 6 निकल गया। अब 9 से दोबारा कहानी शुरू कर, नहीं 9 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, देखेंगे वो 6 तो खत्म हो गया, वो बंदा चला गया, 10 साल पूरे ले गया आपने। अब नया आया तो सवाल नंबर 1 वही शुरू हो गया, पहले वाला केस बन, फर्स्ट केस ये है जब 1 साल एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, लेकिन अगर पूरे 10 साल हो गए फिर तो कहानी फिनिश हो गई।
लेकिन बहरहाल वही आप बात कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं ला में कि फ्ला फाइंड आउट कर सकते हैं, होगा लूपहोल, इंसानों का कानून बनाया हुआ लूपहोल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। क्लियर जी? तो तीनों ट्रीटमेंट हो गए। पहला ट्रीटमेंट एक बंदा आया लंबा अरसा रहा, एक ट्रीटमेंट चला गया, और तीसरा ट्रीटमेंट वो तो चला गया। लेकिन लॉ में ये लिखना है कि व्हेन अ न्यू टेनेंट अराइव्स एंड ओल्ड टेनेंट लीव, we will deduct the amount, the non-adjustable advance of the old tenant from the non-adjustable advance received from the new tenant. लिखेंगे ये क्या लिखेंगे? When the old tenant left and new tenant came into the property, got the acquisition, then we deduct the non-adjustable advance of old tenant from the non-adjustable advance of the new tenant. ठीक है जी? जी शाबाश।